नहीं, हाँ वो हो गया भी सब सेट। ऑनलाइन आएंगे ना टेस्टिंग। ठीक राजकुमार जी, राजकुमार जी, हाँ जी नमस्कार। सर, मीना जी प्रणाम। आपका भी स्वागत है, और जमुना जी आपका भी यहाँ पर स्वागत है बहुत बहुत जी। प्रणाम। शुरू करें हम लोग। सर सर जी, माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, शिक्षा मंत्री भारत सरकार, अतिथिगण एवं अन्य सभागण का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं पंजाब विश्वविद्यालय की ओर से माननीय शिक्षा मंत्री जी से कार्यक्रम आरंभ करने की अनुमति चाहता हूं। जी 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 धन्यवाद सर। अब मैं आचार्य श्री राजकुमार जी को अतिथिगण एवं उपस्थित सभागण के स्वागत हेतु संबोधन करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, शिक्षा मंत्री भारत सरकार, इस समारोह में विशेष रूप से उपस्थित प्रोफेसर जमुना, पद्मावती विश्वविद्यालय की कुलपति, इस समारोह को देख रहे तमाम सारे पंजाब विश्वविद्यालय परिवार के वैज्ञानिक, शिक्षकगण, विद्यार्थीगण और तमाम सारे अलुमनी जो कि देश विदेश में पंजाब विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं, सम्मानित सभी गण लोग, मैं सभी लोगों का पंजाब विश्वविद्यालय की तरफ से कुलपति की हैसियत से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम के लिए अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालने के लिए सबसे पहले मैं भारत के ऊर्जावान और हर दिल अजीज परम आदरणीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का आभार व्यक्त करते हुए उनका पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। मान्यवर, मैं सबसे पहले इस अवसर का उपयोग भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई और धन्यवाद देने के लिए करना चाहता हूं, जिनके मार्गनिर्देशन में देश को एक क्रांतिकारी और भारतीय मूल्यों पर केंद्रित शिक्षा नीति मिली है। हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत और सशक्त भारत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में यह नीति मील का पत्थर बनेगी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जिस तरह पहले इस नीति को बनाने और अब इसके क्रियान्वयन में दिन रात एक कर दिया है, वो अपने आप में एक मिसाल है और हम सबको भी प्रेरणा देता है। कोविड के मुश्किल समय में भी हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कैसे हौसले और उत्साह से नई शिक्षा नीति को लेकर जिस तरह से हर हितधारक के साथ संवाद कायम किया है, उसने इस शिक्षा नीति को आम जन की नीति बना दिया है। भारत की शिक्षा व्यवस्था को विश्व गुरु का उसका पुराना गौरवशाली स्थान दिलाने के लिए शिक्षा मंत्री जो भगीरथ प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए हम सब उनके ऋणी रहेंगे। हमारा व्यक्तिगत रूप से ये पूरा विश्वास है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो ये बीड़ा उठाया है, उसमें पंजाब विश्वविद्यालय अपने पूरे परिवार के साथ पूरी सशक्त भूमिका निभाएगा। और आज हमें यह बताते हुए भी हर्ष हो रहा है कि जिस तरह से हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिया था कि आप इस शिक्षा नीति को क्रियान्वित कैसे करेंगे, क्रियान्वयन इनका कैसे करेंगे, उसके लिए किस तरह का रोड मैप आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का बनाएंगे, हमें ये बताते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है माननीय शिक्षा मंत्री जी कि हमारे विश्वविद्यालय के 75 डिपार्टमेंट ने अपने अपने विभाग की यह कार्यनीति, कार्य योजना तैयार कर ली है, जिसका एक बुकलेट मैं शीघ्र ही आपके पास भेजूंगा। मैंने स्वयं अपने शैक्षणिक जीवन में 2 शिक्षा नीतियों को आते हुए देखा है, एनईपी 1986 और अब एनईपी 2020। आसानी से मैं इस बात की तुलना कर सकता हूं कि किस नीति को बनाने में कितनी मेहनत की गई है।
सही अर्थों में मैं कह सकता हूं कि यह आम जन की नीति है। एनईपी 2020 पिछली शिक्षा नीतियों से काफी भिन्न है और यह नीति आज के दौर की सभी जरूरतों को पूरा करने और पुरानी कमियों को दूर करने वाली है। आदरणीय मंत्री जी, भारत में सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक पंजाब विश्वविद्यालय अकादमिक कार्यक्रमों में नवाचार, अनुसंधान और शिक्षण में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए सतत प्रयास कर रहा है। महोदय, मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि लॉकडाउन और उसके बाद के समय में विश्वविद्यालय ने तकरीबन 350 से अधिक वेबिनार और कार्यशालाएं आयोजित की ताकि ज्ञान और विमर्श की धारा बाधित न हो। पंजाब विश्वविद्यालय समाज के बीच अपनी उपस्थिति और योगदान को बढ़ाने पर लगातार काम कर रहा है, जो विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग का अभिन्न अंग है। और सामाजिक मोर्चे पर विश्वविद्यालय द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जैसे विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों ने आसपास के गांवों को अपनाया है और विस्तार कार्यक्रमों पर विभिन्न आयोजन कर रहे हैं, जिसका बुकलेट आज माननीय शिक्षा मंत्री जी के कर कमलों द्वारा रिलीज किया जाएगा। शैक्षणिक मोर्चे पर विश्वविद्यालय ने पिछले 2 वर्षों के दौरान 800 से अधिक वेबिनार, सेमिनार, कार्यशालाएं, सम्मेलन आदि आयोजित किए हैं। विश्वविद्यालय ने अपने पड़ोसी विश्वविद्यालयों, अनुसंधान केंद्रों और उद्योग के लिए संसाधन साझा करने की सुविधा प्रदान की है। ये हमारे विश्वविद्यालय का एकदम अलग तरह का अनूठा प्रयास है। इस प्रयास में न केवल हम अपने पड़ोसी अनुसंधान केंद्रों और शिक्षा विश्वविद्यालयों को सहायता दे रहे हैं, बल्कि हम एक अच्छी आमदनी उस अनुसंधान केंद्र को अपग्रेड करने में भी लगा रहे हैं। यह अपने में एक सस्टेनेबल का बहुत अच्छा मॉडल स्थापित हुआ है। एनएडी राष्ट्रीय शैक्षणिक रिपॉजिटरी पर लगभग 30,000 से अधिक छात्रों का डेटा अपलोड करने के लिए विश्वविद्यालय भारत के पहले 5 विश्वविद्यालयों में से एक बन गया है। पंजाब विश्वविद्यालय के छात्रों ने खेल में भी अपना परचम फहराया है। 1959 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी की स्थापना के बाद से पंजाब विश्वविद्यालय ने इसे 15 बार जीता है। पिछले 2 सत्रों के लिए पंजाब विश्वविद्यालय ने लगातार दूसरी बार इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को जीतकर फिर से अपना पुराना गौरव बरकरार किया है। ये हमारे विश्वविद्यालय परिवार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। यही नहीं, पंजाब विश्वविद्यालय ने 1 मार्च 2020 के दौरान ओडिशा में आयोजित एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के सहयोग से युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित पहली खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पहला स्थान प्राप्त करके इतिहास रच दिया है। इस तरह से हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत में खेल जगत में पंजाब विश्वविद्यालय सर्वोपरि है। इस काम में मैं एक बार पुनः विनम्रता से माननीय शिक्षा मंत्री के आशीर्वाद की सराहना करना चाहता हूं। अंत में मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके मार्गदर्शन में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं पुनः आपका पंजाब विश्वविद्यालय के आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने का धन्यवाद करता हूं। जय भारत, जय हिंद, प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आचार्य श्री सुशील कुमार तोमर जी, निदेशक मानव संसाधन विकास केंद्र जी को केंद्र का परिचय देने के लिए आमंत्रित करता हूं। नमस्ते। सम्माननीय, माननीय, आदरणीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर राजकुमार जी, other dignitaries linked to this program, and my dear colleagues.
In the year 1987, University Grant Commission, New Delhi, established academic staff colleges in some notable universities of the country. The aim of academic staff college was to provide orientation training to the newly inducted teachers in colleges and universities. Later, more training programs like refresher courses and other need-based programs were initiated for other faculty members, non-teaching and admin staff of higher educational institutes. First academic staff college was established at Punjab University, Chandigarh. These academic staff colleges are known as Human Resource Development Centers, UGC HRDC centers. And presently 66 such HRD centers are working throughout the country in different universities. Since the inception of UGC HRDC at Punjab University, about 750 training programs of different nature have been conducted, and we could train around 30,000 faculty members of higher educational institutes. Right from the beginning, effective and professional teaching strategies were adopted by our center, and our HRDC has the honor to host participants from the states and UTs of all over India, belonging to the disciplines across the academic spectrum from science to social sciences, engineering and performing arts. For such a portal like HRDC, through which every teacher has to pass, Punjab University has been trying to conduct a building which would cater to the faculty needs and demands and match the ambience and dignified spaces meant for academic enrichment. With the full support from Rashtriya Uchtar Shiksha Abhiyan, RUSA, and efforts of Punjab University and Chandigarh administration, we were able to get funds to create our dream building. The new HRD building is situated in the south campus of Punjab University, which is located in Sector 25 of Chandigarh, adjacent to the main campus of Punjab University. This building has following infrastructure: seminar hall equipped with modern facilities like LED projector, sound system, etc. Lecture rooms, a computing lab for the training for participants in remote pedagogy, lounge for comfortable seating, library and reading hall, studios for online training programs delivery, director and deputy director's office, faculty rooms, offices for supporting staff. The perpetual problem of accommodation of our outstation participants has been solved in this new building. This building contains comfortable rooms with all facilities for a months-long stay, are more than adequate for academic meditation. The newly constructed HRDC building will cater to the needs of participants from whole northern region of the country. Apart from Chandigarh region, the participants will be able to get training from institutes of Union Territories of Leh Ladakh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand, Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Rajasthan, Delhi, and even other parts of the country. It can be predicted that this HRDC building of Punjab University is going to be the hub of all academic faculty activities in the times to come, and thoughts and ideas will echo in its corridors. Government initiatives of Guru Dakshta, Diksha Arambh, and Arpit for faculty members will be effectively delivered from here, and we hope that Punjab University will contribute significantly in making India the self-sufficient, self-sustained, and hence will pave the path for India to be the Vishwa Guru again. Thank you very much. Jai Bharat. धन्यवाद सर। अब मैं पंजाब विश्वविद्यालय की ओर से माननीय शिक्षा मंत्री जी से मानव संसाधन विकास केंद्र की नई इमारत का आभासी उद्घाटन करने के लिए चलचित्र चलाने की अनुमति चाहता हूं। जी। Welcomes you all on the inauguration of its newly constructed Human Resource Development Center. The university authorities also express
a heartfelt gratitude towards the dignitaries for agreeing to inaugurate the HRDC complex at Punjab University. The newly constructed building houses both the office as well as the transit hostel. Ladies and gentlemen, this is also an opportune moment to convey our gratitude to our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for giving us the new education policy which is paving the way for a prosperous future. We also owe our gratitude to Dr. Ramesh Pokhriyal ji, Minister of Education, who is constantly working towards the implementation of the new education policy, which is sure to take India towards a self-reliant and a self-empowered future. We are also thankful to the Government of India for granting us a handsome grant through the Rashtriya Uchchitar Shiksha Abhiyan. The motto of Punjab University has been Tamso Ma Jyotirgamaya. It has forever inspired us to keep our minds and heart alive with the light of knowledge and wisdom. Keeping in tune with the traditional ethos and motto of Punjab University, it is a moment to light a lamp of enlightenment in our hearts, which leads us from darkness to light. As we gather here at an auspicious new beginning, it is also our proud privilege to share the glorious past. The HRDC at Punjab University is the oldest in the region and is currently in its 33rd year of existence. We are delighted to share that HRDC now has a new address, the beautifully constructed building in the Sector 25 campus of Punjab University. The open entrance of this newly constructed building is a symbol of a new world of knowledge, wisdom, and insights. The seminar hall at the complex, equipped with all modern facilities, can seat 60 delegates at a time and is designed with best of the acoustics. The second seminar hall at the complex gives an opportunity to hold 2 programs simultaneously and also works as a video conferencing hall for over 45 attendees. The computer lab, equipped with 21 computers, offers all modern facilities to meet the need of the hour. The committee room, the library, lounge, spacious pathways all offer a state-of-art experience to the faculty who choose to attend their in-service programs at HRDC PU. Besides this, the complex also houses a transit hostel for its outstation participants. With 8 twin sharing rooms furnished with modern facilities, it promises to offer a comfortable stay to our outstation participants. HRDC at PU is playing a significant role in administering the novel concepts of Guru Dakshata and Arpit programs. With this new building, we hope to have a new lease of life which will help the HRDC PU to touch the new heights of excellence. In tune with the new education policy, we look forward for a bright future of HRDC. थैंक यू। अब मैं माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के साहित्यिक जीवन के बारे में
बताना चाहता हूं। डॉक्टर निशंक जी की पहली पुस्तक 1983 में प्रकाशित हुई थी। वो अब तक 75 से ज्यादा पुस्तकें लिख चुके हैं, जो पूरी दुनिया और भारत में 10 से ज्यादा भाषाओं में प्रकाशित हुई हैं। निशंक जी पर 7 शोध और 7 लघु शोध हो चुके हैं। 4 से ज्यादा देशों के प्रधानमंत्रियों ने उनके लेखन को सराहा है। 3 से ज्यादा भारत के राष्ट्रपतियों और पूर्व प्रधानमंत्री ने उनकी पुस्तकों का विमोचन किया है। इसके साथ ही मैं आचार्य श्री रविंद्र कुमार सिंगला, डीन विश्वविद्यालय निर्देश जी से मेरा निवेदन है कि वे अतिथिगण एवं उपस्थित सभागण से पंजाब विश्वविद्यालय की पुस्तकों का संक्षिप्त में परिचित करवाएं। Thank you, sir. Honorable Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank ji, Education Minister, Government of India, Professor Rajkumar ji, Professor D. Jamuna ji, Professor Meena Hariharan, and my colleagues in this room with me as today, distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening and namaskar. At the outset, I would like to extend my warm welcome to the Education Minister and the other colleagues who are present today. It is a great pleasure for all of us to hold this virtual function to inaugurate HRDC building and release 2 books by PU family and 1 book written by Professor Meena Hariharan. Now I will briefly introduce the content of the 2 books written by Punjab University family. The first book, entitled Social Initiatives of Punjab University, shares all the wonderful work carried out by Punjab University under the social responsibility umbrella since July 2018, with the dynamic leadership of our worthy Vice Chancellor, Professor Rajkumar ji. Our social initiatives at Punjab University include the celebration of International Labour Day, World Earth Day, and International Day for Persons with Disability, and many more such celebrations happened on the campus. Our dedicated team, led by Dr. Gaurav God from the Center for Social Work, who is also a program officer, National Service Scheme, has made all this possible on the campus. Some highlights of this book. Our university is sustaining a unique initiative for the feeding of stray cows and bulls named as Anand for animals since November 2018 on everyday basis. This unique initiative was highly appreciated by His Excellency, the Honorable Governor of Punjab and Administrator of Chandigarh, and also by the then Mayor of Chandigarh city. Our university volunteers, they impart training on menstrual hygiene management at schools, colleges, and adopted villages nearby. PU has also installed television sets in some rural schools, far-flung area in Punjab, to make it as a smart school also. During the tough time of COVID-19, our team of faculty and students did a path-breaking endeavor for the sustenance of more than 350 migrant construction workers who were stranded at PU, which became popular by the name Mission Maitri. As Dean University Instructions, I am very proud and honored to be part of this university whose faculty members and students are serving the needy and underprivileged purely on voluntary basis. Sir, our faculty is continuing with these activities, and I assure you that PU would certainly bring about a positive change in the society during these existing tough times of COVID-19. Now, I'll talk about the second book. Second book का टाइटल है लॉकडाउन समय में भारतीय शिक्षा की स्थिति एवं दिशा। इस लॉकडाउन कालखंड के दौरान माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा दिए गए विभिन्न साक्षात्कार, विभिन्न समाचार पत्रों में छपी हुई खबरें, विभिन्न ट्वीट्स और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत
विचार को आधार बनाकर इस पुस्तिका का प्रारूप व विषय वस्तु तैयार किया गया है। एक साक्षात्कार में जब माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछा गया कि उन्होंने लॉकडाउन के समय के दौरान क्या क्या किया, तो उन्होंने बताया कि पिछले 3-4 महीनों में, जिसे हम लॉकडाउन कहते हैं, हमने 16 से 18 घंटे तक रोज काम किया। वह काम ऐसी चुनौतियों से निपटना था जो चौतरफा थी। जहां पर सर्वप्रथम चुनौती थी कि बच्चों के उनके घर सुरक्षित कैसे पहुंचाएं, विभिन्न हॉस्टलों में रह रहे छात्रों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करनी थी और साथ ही साथ उनका मनोबल भी ऊंचा रखना था। इसके अतिरिक्त कई अन्य चुनौतियों जैसे परीक्षाओं की तिथि निर्धारित करना, प्रतियोगी परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा करना, एकेडमिक कैलेंडर के बारे में चर्चा करना और शिक्षा के बदलते स्वरूप को एक दिशा प्रदान करना। अगर हम यूं कहें कि इस कोरोना संकट के समय में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने एक सजग योद्धा की तरह आगे आकर के सबके दिल में आशा भरते हुए भारतीय शिक्षा को एक कुशल नेतृत्व देते हुए भारतीय ध्येय की जो साधना कर रहे हैं, ये सचमुच में एक अनुकरणीय उदाहरण है। इस लॉकडाउन के समय में छात्रों के लिए, अध्यापकों के लिए, शिक्षा के लिए, या अगर हम यह कहें कि भारत के भविष्य की मन स्थिति को सुदृढ़ रखने के लिए, उसको शांत रखने के लिए, उसको नई दिशा देने के लिए निशांक जी जो कार्य कर रहे हैं, उनको इस पुस्तिका के रूप में सार गर्वित किया गया है। In the end, I would like to express my appreciation to all my colleagues at Punjab University who have contributed to the compilation of these two books. As we look forward at implementing our new education policy, we trust that it will contribute to taking India on its journey toward becoming a knowledge superpower. Let us all join hands and work together for a more prosperous future and a new Atmanirbhar Bharat. Thank you all once again for making time to be online. Thank you very much. थैंक यू सर। अब मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वह पंजाब विश्वविद्यालय की 2 पुस्तकों का विमोचन करें। थैंक यू सर। आचार्य सुश्री डी जमुना, कुलपति श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय तिरुपति एवं उपाध्यक्ष स्वस्थ मनोवैज्ञानिक संघ जी से मेरा निवेदन है कि वे आचार्य सुश्री मीना हरिहरन जी द्वारा लिखी गई पुस्तक का परिचय दी। Namaste. Honorable Minister of Education, Sri Ramesh Pokhriyal ji, Vice Chancellor of Punjab University, Professor Rajkumar ji, Professor Meena Hariharan, Professor S.K. Tomar, Professor R.K. Singla, Professor Prashant Gautam, Professor Arun Singh, distinguished invitees and participants. It gives me immense pleasure, and I deem it a proud moment to speak on this occasion in the presence of Honorable Minister for Education. Before I speak about the book to be released today, it is necessary to say something about the background of this book project. The discipline of psychology in India is about 100 years old, which has 58 divisions. Health psychology was added as 38th division in 1978. In India, it is entered very slowly
was not known branch of psychology for many years. When we were in such state, Professor Meena Hariharan, under the guidance of the then Vice Chancellor of University of Hyderabad, took up a very bold step to to start the Center for Health Psychology with an objective of offering PG degrees in health psychology and also to offer research programs. Though it is a very proud moment in the history of Indian psychology, many from the fraternity of psychology were skeptic about the sustainability of this center. But under the able leadership of Professor Meena Hariharan, with her team members at the Center for Health Psychology, with a span of 5 years, demonstrated that center is not only one of the excellent center with teaching, research and extension activities exclusively in health psychology, and created a niche for itself at national and international level. And also the faculty members at the Center for Research, at the Center for Health Psychology, and also at University of Hyderabad, they joined together to strengthen the hands of Professor Meena Hariharan to develop the center in a much more vigor and make it national and international importance. And then it is not an exaggeration if I say that Professor Meena Hariharan, with her sustained commitment, made this health psychology as a distinct discipline at the PG level, not only at the University of Hyderabad, but was responsible for bringing this not so fertile branch of health psychology into the mainstream of Indian pedagogy. She deserves our appreciation. Apart from this, development of the Center of Health Psychology, she was also responsible in shouldering the responsibility of starting a professional body called Association of Health Psychologists. And also she, readily accepted to start a journal as part of this Association of Health Psychology called Journal of Health Studies. And with this, she brought much more visibility to the field of health psychology. If you name health psychology, her name will be associated everywhere in the Indian psychology. Now, let me speak about the unique features of the book she wrote, which is to be launched in another few minutes. By taking the whole book into consideration, it's a commendable work. Doing justice to its title, Health Psychology Theory, Practice and Research, Professor Meena has done a commendable job, as I said, in bringing all the three domains into one single unit with adequate coverage and significance to all the three domains. The very first chapter on evolution of health psychology makes a very interesting by narrating how the branch of health psychology has emerged as a distinct discipline which happened parallel with philosophy, biology, medicine, and psychology. On the whole, the book is very comprehensive in dealing with all the topics with equal emphasis to theory, practice, and research. Interestingly, inputs were drawn from Indian knowledge system, especially Ayurveda and Bhagavad Gita, to highlight the health psychology is one of the oldest branches of Indian knowledge systems. At the same time, cited Western and Indian researchers as well in every chapter with suitable illustrations, mostly taking the Indian examples. All the 10
theories of health behavior has extensively covered in one single chapter, which drives the student and the scholar towards innovative thoughts and ideas. And also, yet another feature of this book is provision of separate boxes for practitioners and researchers, which are very easy to follow. The style of presentation is very easy to follow, and it is written in a very simple language. Thus, the book, in fact, a treasure that highlights the Indian contribution to the health psychology traced back to more than 5,000 years ago. Before I close, I wish to say that this is the first step towards the implementation of National Policy, Educational Policy 2020 that aims India-centric education system. I'm sure the Honorable Minister would take note of it. On behalf of the author and on my personal behalf, I wish to commit today that we shall work towards the goal of National Education Policy 2020, dedicating our heart, mind, and soul. Definitely, we look for, Shrestha Bharat, Atmanirbhar Bharat, and unique Bharat in the entire globe. Thank you so much for the opportunity. Thank you. थैंक यू मैम। अब मैं सुश्री मीना हरिहरन जी जो हैदराबाद विश्वविद्यालय से हैं, मेरा निवेदन है कि वे अपनी पुस्तक के बारे में अतिथिगण एवं उपस्थित सभागण को बताएं। अत्यादरणीय माननीय मंत्री जी डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी, गौरवनीय वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर राजकुमार जी, और माय प्रोफेशनल कोलीग प्रोफेसर जमुना, वाइस चांसलर श्री पद्मावती विश्वविद्यालय, the fraternity of psychology who has joined us today virtually, the students of psychology who are all with us today, the professional colleagues from Punjab University, University of Hyderabad, my friends and well-wishers. At the very outset, I would like to convey my gratitude to the Honorable Minister for giving us his valuable time, even during this Corona time, and having this program integrated into the launching of 2 other books and inauguration of the building of Punjab University. Thank you very much, sir. And I also express my gratitude to Professor Rajkumar ji for readily inviting me into this program and integrating this. Here I would like to say that in Samavit Parivar meeting, when the Honorable Minister said that ये एक परिवार है, हम सब एक दूसरे से जोड़ लेंगे, और whenever there is any good thing, we all will join hands together. Today, I think Punjab University Vice Chancellor, in the presence of the Honorable Minister, has made it come true. Thank you all. And I also express my gratitude to my professional colleague, Professor Jamuna, who made it a point to travel all the way from Tirupati to be with us today to talk about the book, because she was so passionate about the book. Now, sir, in order to tell you, मुझे चुनौती पसंद है। तो 2007 में जब हमारा वाइस चांसलर जब ये एक चुनौती मेरे सामने रखे और कहा कि मनोविज्ञान के विभाग खोलेंगे, मगर it has to be a very specialized area. So will you be able to do that? So what I did at that time was I took a need survey of the nation, and the Vice Chancellor was very particular and said that the brands that you are going to establish here should be useful to the country. Therefore, I had to take a need survey, and at that time I found that health psychology was the need of the hour. Therefore, I took the challenge
I told the Vice Chancellor, we will start the branch of health psychology, integrating medical sciences, psychology, philosophy, humanities, history, language, and many other allied subjects. And we started the center in 2007, and it is 13 years now. And within 10 years, we contributed extensively in the form of research and publications, more than 250 publications. By number of faculty is only 7 there, 250 publications in a matter of 10 years. And after that, there was a demand from my senior colleagues that since you have started this center here, it is your responsibility to bring a book from Indian perspective. This was the second challenge to me. So I took the challenge, and then I thought that the book should not be like any other book, but the book should make a difference. I took a survey once again, and this time it was the survey involving students and the faculty teaching psychology. I had extensive discussions with students, and I wanted to find out what are the gaps in the existing books so that this book is going to make a difference to the field of health psychology. यहाँ मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि माननीय मंत्री जी, आप बार बार ये दोहराते हैं कि शिक्षा में भारतीयता लाने के लिए प्रयास करनी चाहिए। तो आपसे प्रेरित होकर मैं ये सोचा कि इस किताब में भारतीयता को कैसे लाऊं। Then I had to study a number of books from Ayurveda, religion, science, and philosophy, history, of course, psychology as a part of it. And after reading a lot, I was humbled. I came to know that मेरे से पहले जितने भी रिसर्चर्स थे, उनका योगदान इतना रहा है कि मैं उनके सामने नतमस्तक हो गई. And then I thought that, there are so many people who have given so much to the field of psychology. I need to bring them all together into this book, particularly so the Indian psychologists and the traditional Indian knowledge system. The traditional Indian knowledge system, Ayurveda, has health psychology as an integral part of it. We approach the health not just from physical health perspective, but we approach health from mental health, physical health, social relationship, as well as the spiritual health of the individual. This knowledge has to be consolidated somewhere. I made an attempt to bring all this into this book. And then the second attempt was, when I talked to the students said that normally the teachers say, why are you not quoting the Indian examples and the Indian research in the answer sheets? And the students said, Madam, we don't find any Indian research quoted in any of the textbooks. तो मेरा ये प्रयास रहा कि भारत में जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, सबको मैंने चिट्ठी लिखा. And I said, please send me the work that you have done. Many of them responded positively, and I have brought all the work of the Indian psychologists into the book. And I would like to tell you, sir, that Indian psychologists have done commendable job in their research, bringing in the Indianness in the science as well as the methodology of the West. As a result, it is a very strong contribution that Indian psychologists have made. And this book has, consolidated the work of Indian psychologists. Then while writing the book, I must say that I read the work of many stalwarts in the area of health psychology, medicine, philosophy, language, etc. तेलुगु में एक कहावत है, ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ వందనములు. इसका मतलब ये है कि there are so many great personalities, and I bow down to all the personalities. I bow down to all the researchers
who have contributed immensely to the field of health psychology. Then finally, I would like to confess here, while writing the book, मुझे थोड़ा भय भी अनुभव हुआ कि ताकि मैं एक किताब को न्याय कर सकूं या नहीं. Will I be able to do it? The University of Hyderabad was kind enough to give me 1 year sabbatical leave, but that was not sufficient to complete the book. However, whenever I thought, will I be able to do justice? मुझे ये महसूस हुआ कि कुछ एक अदृश्य शक्ति मेरे हाथ पकड़ा के मेरे से पूरा किताब लिखवाया. And to that invisible divine power, I bow down to today. And to that अदृश्य शक्ति जिसने भी मेरे से ये किताब लिखवाया, मैं नतमस्तक हूँ. उसके अलावा मेरे जितने भी प्रोफेशनल कोलीग्स फ्रॉम द फ्रैटर्निटी ऑफ साइकोलॉजी जो मुझे बहुत उत्साहित किया, एंड ऑल माय कोलीग्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ऑल माय स्टूडेंट्स who were the best critics after every chapter was written. I was giving it to them and मैंने उनको ये बोला कि आप ये समझो कि आपका दुश्मन ने लिखा है ये चैप्टर और बहुत सारे क्रिटिसिज्म दे दो मुझे. And all the students were very good in giving their constructive criticism, because of which the book has taken a shape today. There are many people who contributed to the success of this book, sir, and I would like to thank one and all. But before I conclude, I would like to thank one person who is invisible but who was instrumental in organizing this program, Dr. Rajesh Nathani ji, and also Dr. to be Akshita Bahuguna. Both of them were very supportive and made this program happen today. Sir, एक और बात मैं बोलना चाहूंगी. मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, और मनोविज्ञान के लिए इतना प्रोत्साहित करने वाले अभी तक कोई भी मिनिस्टर नहीं थे. आपने जो ये प्रोत्साहन दे रहे हैं, भारत के जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, सबके तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता. नमस्कार. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच. अब मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वो आचार्य सुश्री मीना हरिहरन जी द्वारा लिखी गई पुस्तक का विमोचन करें. माननीय शिक्षा मंत्री जी. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. अब मैं माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के राजनीतिक जीवन के बारे में बताना चाहता हूं. वह सन 1991, 93 और 96 में कर्णप्रयाग क्षेत्र से लगातार 3 बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए. सन 1997 में पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बने. सन 2000 में उत्तराखंड सरकार में उनके पास 12 अलग अलग विभागों का चार्ज रहा, उनके वो कैबिनेट मंत्री रहे. वो फिर से मार्च 2007 से जून 2009 तक उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे. 2009 से 2011 तक वह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे. 2011 से 2013 तक मंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे. वर्ष 2014 में हरिद्वार से लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए. वर्ष 2014 से लेकर 2019 तक लोकसभा की सरकारी आश्वासन समिति के सभापति रहे. वर्तमान में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी भारत सरकार में शिक्षा मंत्री हैं. अब मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे अतिथिगण व उपस्थित सभागण का अमूल्य शब्दों से उद्बोधन करें.
माननीय शिक्षा मंत्री जी। पंजाब विश्वविद्यालय में मानव संसाधन विकास केंद्र के इस यशस्वी उद्घाटन में उपस्थित पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित पद्मावती यूनिवर्सिटी तिरुपति की कुलपति डॉक्टर जमुना जी, विश्वविख्यात मनोवैज्ञानिक और शिक्षाविद डॉक्टर मीना हरिहरन जी, प्रोफेसर आके सिंगला जी, प्रोफेसर बी आर सिन्हा जी, प्रोफेसर एस के तोमर जी, प्रोफेसर सुखवीर कौर जी, प्रोफेसर संजय कौशिक जी, प्रोफेसर सुखविंदर सिंह जी, प्रोफेसर परमिला पाठक जी, प्रोफेसर हरीश जी, प्रोफेसर नवीन जी, प्रोफेसर अजय जी, प्रोफेसर जयंती दत्ता जी सहित सभी फैकल्टी, सभी छात्र, रजिस्ट्रार्स और अन्य पंजाब यूनिवर्सिटी का पूरा परिवार और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के सभी फैकल्टी और उनके छात्र और उनका परिवार, आज दो चीज़ों का एक साथ संगम हो रहा है। और सबसे पहले तो मानव संसाधन विकास केंद्र, जो मानव है वो मानव का जो विकास करने का महत्वपूर्ण केंद्र का आज जो लोकार्पण हुआ है। मैं पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति और उनके इस पूरे परिवार को और जिनके हाथों में जो विभागाध्यक्ष हैं इस विभाग के, उस पूरी टीम को बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। मेरी बधाई है, शुभकामना है कि भवन आपके हाथों में आया है, आज लोकार्पित हुआ है। मेरे को बहुत खूबसूरत तरीके से वो बना है और बहुत सुंदर भी लग रहा है। मुझे भरोसा है कि उसके अंदर सुंदर और खूबसूरत मन पलेंगे, ऐसे मन विकसित होंगे जिनकी सुगंध दुनिया तक जाएगी और जो भारत का मान और सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाएंगे, ऐसी मैं आशा कर रहा हूँ। वैसे भी पंजाब विश्वविद्यालय के बारे में जब भी हम लोग विचार करते हैं, मैं पीछे 1 साल से अधिक समय से लगातार तमाम देश के वरिष्ठ उत्कृष्ट संस्थानों को लगातार मैं हर महीने में मैं समीक्षा करता हूँ, आंतरिक समीक्षा करता हूँ, उसके विभागों से लेकर के, उसके प्रशासनिक से लेकर के, उसके एकेडमिक से लेकर के, उसका जनता के बीच समन्वय और धारणा से लेकर हर पक्ष को मैं काफी कोशिश करता हूं कि मैं अपने इन उत्कृष्ट संस्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकूं। मुझे इस बात की खुशी है कि पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ लगातार अपनी उत्कृष्टता को बनाए हुए है और बना रहा है। मैं इसके लिए भी उसके कुलपति और उसकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, मैं शुभकामना देना चाहता हूं। मैं ये समझता हूं कि पंजाब का, जैसे अभी कुलपति जी ने कहा है और उसके बाद सिंगला जी ने जो विस्तार पूर्वक बातों को रखा है, इसमें तो कोई दो राह नहीं है कि ये जो विश्वविद्यालय है इसने बहुत देश का सम्मान बढ़ाया है, गरिमा बढ़ाई है और एकेडमिक तरीके से उसने एक बहुत अच्छी आधारशिला को खड़ा किया है। और मैं ये देख रहा था कि आपके विश्वविद्यालय से पंडित शंकरदयाल शर्मा राष्ट्रपति जो रहे हैं और कई भाषाओं के ज्ञाता थे। पंडित शंकरदयाल शर्मा जी जब उपराष्ट्रपति थे, मुझे याद आता है 1983 में उन्होंने मेरी पुस्तक का लोकार्पण किया था उस जमाने में। तब से मैं उनके निकटता, कितने अकलुषित तरीके से तमाम भाषाओं के ज्ञाता ने, बहुत विद्वान व्यक्तित्व के धनी थे। आपके इस विश्वविद्यालय से पढ़ के गए हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हों, चाहे इंद्र कुमार गुजराल जी हों, हरगोविंद खुराना जी, सुषमा स्वराज जी, यशपाल जी, कल्पना चावल, अभी जो चीफ जस्टिस खेयर, वो भी हमारे बहुत अच्छे मित्रों में रहे। जब मैं मुख्यमंत्री उत्तराखंड था तब मेरे
उत्तराखंड के चीफ जस्टिस रहे हैं और अपने ढंग के वजन के व्यक्ति रहे हैं। किरण बेदी जो आजकल राज्यपाल हैं, सुनील अरोड़ा सहित यदि मैं इस विश्वविद्यालय का मैं सूची देख रहा था, क्योंकि मैं पीछे के समय में चाहे मेरे IIT हैं, IIIT हैं, आईसर हैं, विश्वविद्यालय हैं, इन महत्वपूर्ण संस्थानों ने किन किन लोगों को दिया है देश के अंदर और वो किन किन स्थानों पर अपनी योगदान दे रहे हैं, इसकी मैं लगातार कोशिश और ढूंढ में रहता हूं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि पंजाब विश्वविद्यालय ने बहुत सारी ऐसे लोगों को दिया है जिन्होंने देश में ही नहीं दुनिया में हमारा माथा ऊंचा किया है। और इसलिए वो चाहे अकादमिक क्षेत्र में हो, शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में हो, खेल जगत के क्षेत्र में हो, पंजाब विश्वविद्यालय, मुझे अभी पीछे के दिनों में याद आता है कि राजकुमार जी और रजिस्ट्रार और खेल वाले जो आपके प्रोफेसर थे, बहुत बड़ी उसको लेकर के प्रथम पुरस्कार को लेकर के सील लेकर के वो इधर आए थे और मैंने उनको यहाँ दिल्ली में बधाई दी थी। तो उन्होंने कहा हमने फिर इसको पाया है, फिर पहले स्थान पर हम फिर आए हैं। मुझे खुशी होती है, मुझे खुशी होती है कि मेरे देश के संस्थान हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हम दुनिया के मुकाबले में प्रतिस्पर्धा में हम कहीं पीछे नहीं है, लगातार हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि अकादमिक, कला, संस्कृति और खेल जगत में जो बहुत अच्छे तरीके से जो आप काम कर रहे हैं, मैं देख रहा था कि अटल रैंकिंग में भी आप आर्या में आपका दूसरा स्थान आया है, बहुत अच्छी बात है ये। और अभी जो टाइम्स रैंकिंग में देश के अंदर आपने जो यूनिवर्सिटी हमारे देश में ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, 1000 से भी अधिक विश्वविद्यालय हैं, 45,000 से अधिक डिग्री कॉलेज हैं, जहां 15 लाख से अधिक स्कूल हैं और 1 करोड़ 9 लाख से अधिक प्राध्यापक अध्यापक गण हैं और जितनी कुल अमेरिका की जनसंख्या नहीं है उससे भी ज्यादा यहाँ छात्र छात्राएं हैं, 33 करोड़। अब ये आप समझ सकते हैं कि दुनिया के दर्जनों देशों की कुल जनसंख्या 33 करोड़ रही होती है और ऐसी स्थिति में इतनी बड़ी प्रतिस्पर्धा में 1000 विश्वविद्यालयों के अंदर टाइम्स रैंकिंग में मुझे लगता है शायद चौथे स्थान पर इस समय आप आइए। मैं बहुत बधाई दे रहा हूं आपको और आपकी पूरी टीम को, क्योंकि ये लीडर यदि ठीक होता है तो टीम का भी हौसला रहता है। मैं समझ सकता हूं, मैं बहुत लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में, मैं भी एक अध्यापक से लेकर के और एक शिक्षक से ले शिक्षा मंत्री तक की मेरी यात्रा में अच्छी तरह महसूस कर सकता हूं। जब एक लीडर अच्छा होता है तो उसकी टीम कितने उत्साहपूर्वक काम करती है और जब टीम ठीक रहती है तो दिशाएं बनती हैं, बढ़ती हैं और शिखर को चूमती हैं। और निश्चित रूप में मैं जो पंजाब विश्वविद्यालय को जितना मैं देख पाता हूं, मैं इस फैकल्टी को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आपकी फैकल्टी, आपके पूरे स्टाफ को मैं, क्योंकि ये इस स्टाफ, इस फैकल्टी के अंदर का जो जुनून है, वो जो जुनून बाहर निकलता है तो उसका रिजल्ट दिखता है। बातों से कुछ नहीं होता, काम से होता, रिजल्ट से होता। आप रिजल्ट दे रहे हैं, इसलिए मैं पंजाब विश्वविद्यालय को बहुत बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सबको भी, जो फैकल्टी मेरे सामने बैठी हुई है, इनको भी मैं बहुत अभिनंदन कर रहा हूं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि दुनिया में कुछ भी किया जा सकता है, हमारे यहाँ तो परंपरा रही है। मेरे साथ आज जो तमाम लोग जुड़े होंगे, छात्र भी जुड़े हैं, अधिकांश फैकल्टी जुड़ी होगी और लोग भी आपके पूर्व छात्र जुड़े हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जब लीडरशिप ठीक होती है तो सब ठीक हो जाता है। जब अध्यापक एक ऐसा लीडर है जो कुछ भी कर सकता है दुनिया में, अध्यापक ऐसा लीडर है जो चाहे वो कर सकता है। और हमने तो हमेशा से कहा, ये अध्यापक को हमने केवल बोला नहीं, भावनाएं भी उसी ढंग की रही हैं। हिंदुस्तान, अलग बात है कि सैकड़ों वर्षों की गुलामी ने मन मस्तिष्क को ऐसा किया है कि अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने तब कहा था कि यदि हिंदुस्तान को बदलना है तो इसकी शिक्षा और इसकी संस्कृति दोनों को बदल दो, इसकी भाषा, शिक्षा और संस्कृति। तो संस्कृति तो नहीं बदल पाए,
हम आज भी कहते हैं यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। और कुछ बात है कि हस्ती मिटती रहे हमारी, वो कुछ बात तो हमारी रगों की है, जो हमारे रगों में वो देशभक्ति का खून बहता है, हमारे संस्कार होते हैं। हमने पूरी दुनिया को, अभी राजकुमार जी चर्चा कर रहे थे, हमने पूरी दुनिया को अपना एक माना है। हम माना ही नहीं है, हमने उसको साबित भी किया है। हमने विश्व बंधुत्व की बात की है, हमने अयम निजा परोवेति गणना लचेत उदार चरता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, इसकी बात की है हमने। हमेशा बात ही नहीं की, हमने सर्वे भवन्तु सुखिनः की भी बात की। कौन दुनिया का देश है जब सुबह उठ करके ये प्रार्थना करता हो कि ईश्वर धरती, क्योंकि धरती पर पैदा होना है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये धरती हमारी माँ है, इसमें पैदा होने वाला हर जीव जंतु मेरा अंग है, इसलिए उसकी रक्षा करना सबसे पहले उठ करके प्रार्थना करते हैं। हम स्वार्थी नहीं हैं। और अभी जो मीना हरिहरन जी ने जिस बात को कहा है, मैं इनको भी बधाई देता हूं। ये विश्व की बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, और जिस तरीके से आपने गीता को और आयुर्वेद को दोनों को लेकर के जीवन दर्शन से इस किताब को जितना मैं समझ पाया हूं ये किया है, ये भी अभिनंदन योग्य है, इसकी जरूरत है। और मैं ये कहना चाहता हूं, जब तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय इस देश के अंदर थे, कौन से दुनिया में कौन सा विश्वविद्यालय था? अरे दुनिया के लोग तो हमसे आकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। आज लोग कहते हैं कि आज दुनिया की ओर देख रहे हैं हम, क्यों हमने अपने को कम क्यों आंका है? ठीक है, परिस्थितियां रही होंगी, उस समय परिस्थितियां रही होंगी कि हमारे विश्वविद्यालयों को ध्वस्त किया गया, हमारी शिक्षा को ध्वस्त किया गया, हमारी भाषाओं को बदल दिया गया। आज भी इस देश के अंदर हमारी 22 भारतीय भाषाएं हैं, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, बंगाली, पंजाबी, असमिया, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, हमारे 22 ऐसी भाषाएं हैं जो ऐसा गुलदस्ता है, दुनिया तो सोच भी नहीं सकती। और इसलिए अभी जो हम नई शिक्षा नीति में लाए हैं, वो मातृभाषा इसीलिए लाए हैं, जो अपनी क्षेत्रीय भाषा, अपनी बोलचाल की भाषा है, प्रारंभिक शिक्षा उससे करें। उससे जरूरी है, उसका जो अंदर का है वो सब बाहर निकल करके आएगा। कुछ लोग ये चर्चा कर रहे थे, कुछ लोगों ने चर्चा की कि नहीं साहब, ये तो हमको तो इंटरनेशनल स्तर पर जाना है, इसलिए हम अंग्रेजी को कैसे छोड़ सकते हैं? कहाँ छोड़ी हमने अंग्रेजी? लेकिन हम अंग्रेजी को ढोना भी नहीं चाहते। अंग्रेजी एक भाषा के रूप में है। और मैं उन लोगों से पूछता हूं कि जिन देशों ने अपनी मातृभाषा में शिक्षा नीचे से लेकर शिखर तक कर की, वो क्या जापान हमसे पीछे है? क्या वो जर्मनी हमसे पीछे अपनी मातृभाषा में पढ़ाता है? या अमेरिका हमसे पीछे अपनी मातृभाषा में पढ़ाता है? इजराइल पीछे है हमारी मातृभाषा में पढ़ाता अपनी? फ्रांस हमसे पीछे? दर्जनों देशों का नाम जो विकास में शिखर पर है, उन्होंने तो अपनी मातृभाषा में पढ़ाया। ये इजराइल तो हमारे बाद स्वाधीन हुआ। आज इजराइल क्या किसी से तकनीकी के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में क्या पीछे है? तो फिर हमको किस बात का जो है संकोच होता है ये बात कह करके? लेकिन तो भी मैं उस चर्चा पर नहीं जाना चाहता। मैं तो इस बात को लेकर के उत्साहित हूं कि मेरे इस कोरोना के काल में मेरे अध्यापकों ने एक ऐसी योद्धा की तरह काम किया जिन पर मुझे गर्व है। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने भी बड़े खुले दिल से इस बात को स्वीकारा है और उनको बधाई दी कि हाँ, कोरोना जब पूरी दुनिया कोरोना के संकट से गुजर रही थी, तब हमारे अध्यापकों ने, प्राध्यापकों ने उस चुनौती का मुकाबला किया और चुनौती का मुकाबला करके जो है एक योद्धा की तरह बच्चे को भटकने नहीं दिया, बच्चे का वर्ष भी खराब नहीं होने दिया। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हमारे अध्यापकों ने ऑनलाइन लेकर के दुनिया में शायद ये पहला उदाहरण है कि अचानक ये परिस्थितियां पैदा हुई और 33 करोड़ छात्र घरों पर कैद हो गए और हम क्या करें? तो क्या करें, हम ऑनलाइन पर लाए। सोच भी नहीं सकता था कोई कि 25-30 करोड़ बच्चे एक साथ ऑनलाइन एजुकेशन पर आ जाएंगे। ये हमारे अध्यापकों का पुरुषार्थ है, जिन्होंने 12-12, 14-14 घंटे बहुत मेहनत करके फिर भी बच्चे को पकड़ करके रखा, उसका भविष्य खराब नहीं होने दिया, उसको भटकने नहीं दिया, उसको अवसाद में नहीं आने दिया। तो इसलिए मुझे शिक्षकों पर बहुत भरोसा होता है। इसीलिए हमने तब भी कहा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो गुरु है ये कुछ भी कर सकता है। ये भगवान जो गुरु गोविंद दो खड़े
ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। किसी को कोई संकोच नहीं, एक तरफ यदि भगवान भी खड़े हो, दूसरी तरफ गुरु हो, कोई संकोच नहीं। भगवान आप तक लाने का रास्ता मेरे गुरु ने दिया है मुझे, इसलिए पहली चरण वंदना मैं अपने गुरु की करूंगी। जरूरत है इस समय गुरुत्व को भी पैदा करने की, जरूरत है उन चीजों को जो कहते थे कि एतद् देश प्रसुप्त से सका सदग्न जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरन पृथ्व्यम सर्वमानवा। ये पूरी दुनिया आकर के हमसे ज्ञान विज्ञान अनुसंधान, कौन सा क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र था जिसमें नहीं है। मैं मीना हरिहरन जी आपको भी बधाई देना चाहता हूं, और पंजाब विश्वविद्यालय के इन जितने लोग इन दोनों के साथ जुड़े रहे हैं, इनको मैं विशेष करके अपने हृदय की गहराइयों से बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। और आपने जिस तरीके से कोरोना काल में भी, और ये दोनों बहुत खूबसूरत पुस्तकें आपने निकाली है, ये आपकी ऊर्जा का प्रमाण है। आपका मन कहीं ना कहीं चल रहा है, सृजन के क्षेत्र में आप जो कर सकता है वही बोल भी सकता है, और उस बोल करके दिखा भी सकता है। जिनमें कुछ कर गुजरने की ताकत ना हो, क्षमता ना हो, जिनमें सोच ही ना हो, काम क्या कर सकते हैं। पहले तो सोचना पड़ता है, और फिर सोच, केवल सोचें तो बहुत अच्छा, और काम कुछ ना करें। जैसे वो बड़े बड़े उड़ान, बड़े बड़े सपने तो देखें, लेकिन वो काम ना करे, तो उनको हमारे यहाँ मजाक में कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह है ये आदमी, कि सोचता तो बहुत है, ऐसे सपने देखता है, ऊंचे उड़ान है, करता कुछ नहीं है। लेकिन सपने जरूरी हैं। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम, उनसे भी मेरा सौभाग्य रहा है कि उन्होंने मेरी पुस्तक का लोकार्पण किया था। उनको मैंने काफी निकटता से देखा, और उनके जीवन दर्शन पर मैंने लिखा था। जब उन्होंने चर्चाएं की तो वो कहते थे सपने जो सोने न दे। जरूरी है सपने देखना। जो आदमी सपने, ऊंचे सपने न देखे, वो उन सपनों को साकार कहां से कर सकता है। लेकिन सपने जो सोने न दे, जब तक कि वो क्रियान्वित नहीं हो जाता, वो सपना जो आपको सोने न दे, चैन से न बैठने दे, आपको एक क्षण भी जो है चैन से न बैठने दे, जब तक कि सपना साकार नहीं हो जाता। ये है हमारे सपनों की उड़ान। हमारे सपनों की उड़ान कोरी नहीं है। हम अपने पुरुषार्थ से, अपने मन तन और धन से, पुरुषार्थ से उस शिखर तक को चूमने की पूरी कोशिश करते हैं। और इसलिए कोरोना के काल में जिस तरीके से आप लोगों ने सब ने काम किया, और मुझे तो खुशी है। अभी मीना कह रही थी कि मुझे चुनौतियां पसंद हैं, और जब चुनौतियां पसंद हैं तो उन्होंने आप गिना रही थी। ये भी तय है, जिस लोगों को चुनौतियां तो हर कदम पर है, जो अपने घर के अंदर बैठा हो उसको क्या चुनौती आनी है। जब चुनौती आती है सामने और उसका डट करके मुकाबला होता है, तो वही चुनौती अवसरों में तब्दील होती है। हमेशा ही हुआ है, हर कदम पर चुनौती। जिसके सामने चुनौती न हो वो आगे बढ़ेगा क्या काम कर रहा होगा वो। तो इसलिए वो चुनौती का आपने मुकाबला किया इस समय भी, और उस मुकाबले में करने के बाद ये देखिए आपने इसको निकाला है। मुझे मालूम है जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरे नौजवान क्या कर सकते हैं इस संकट के समय, जबकि पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से गुजर रही है, भारत भी अछूता नहीं है, तब मेरे जितने भी शोध और अनुसंधान के छात्र और आप अध्यापकगण, मुझे मालूम है लोग जब अपने घरों में रहे होंगे तो मेरे अध्यापक और मेरे शोध छात्र प्रयोगशालाओं में थे। और युक्ति पोर्टल पर आप जब जाएंगे तो आपको अद्भुत आनंद आएगा। ये भी क्या देश है। जब कोरोना में लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, इस देश के लोग अनुसंधान कर रहे थे। उन्होंने वेंटिलेटर निकाला, ड्रोन निकाला, किट निकाली, जो इस देश के अंदर था ही नहीं अभी तक, वो भी इस कोरोना काल में निकला और पूरी दुनिया तक हमने पहुंचाया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम उत्पादित करके इस मानव के कल्याण के लिए जहां तक कर सकते हैं उनको भी दें। ये हमारी ताकत, इस ताकत को हमको याद भी रखना और उस ताकत को हमको बढ़ाना भी है। और इसलिए पंजाब विश्वविद्यालय बहुत ताकत के साथ ये काम कर रहा है। बस मैं तो इतना कहना चाहता हूं, आज जहां पंजाब विश्वविद्यालय ऊंचाइयों को छू रहा है, और आपने कहा कि तमसो मां ज्योतिर्गमया, हाँ, ये हमारा किसी भी इंसान का यदि ये मन में ना हो कि वो तमस को हर करके और प्रकाश की ओर ले जाने की ललक ना हो, तो मनुष्य ही क्या है। और इसलिए मैं ये समझता हूं कि मनुष्य की भी परिभाषा हम लोगों ने बहुत अच्छे से दी है।
मीना जी ने जिस बात को, गीता को और आयुर्वेद को जोड़ा है, आयुषो वेदा आयुर्वेदा, जो आयु का विज्ञान वो आयुर्वेद है, जो तन और मन को ठीक करता है वो योग है, और जो गीता है, गीता से बड़ा दर्शन दुनिया में क्या हो सकता है। गीता एक और कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन की बात करती है। पूरी दुनिया ने गीता को माना है, पूरी दुनिया ने। एक और वो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, नहीं, कर्म करते रहो, रुको मत, निश्चित उसका फल मिलेगा, फल की चिंता मत करो। ये जो कर्म पर भरोसा करने का काम हमारी गीता ने दिया, वहां उसका दर्शन देखे। उसने जो शरीर है, उसने कहा शरीर आपका नहीं है, शरीर कभी भी छोड़ा। मैं बैठा बैठा, हम लोग बैठे, अगला क्षण हमारा कहाँ है। लोग कहते हार्ट अटैक हो गए, चला गया, आदमी तो वही है ना, कहाँ नाम तो वही है, फिर गया क्या है। तो जो गया है वो आत्मा है। और वो कहते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुता। ये जो आत्मा है ये परमात्मा से जुड़ती है, ये कभी मरती नहीं है। ये शरीर तो कभी भी छोड़ जाएगा आपको। वासांसि जीर्णानि यथा व्याया, ये जैसे पुराने कपड़े ना आप हटा देते फिर नए को पहनते हैं, ये आत्मा पुराने को छोड़ करके नए में वास करती है, कहीं भी जाकर के वास करेगी। ये हमारा जो चिंतन है गीता का, ये पूरी दुनिया उसमें जीवन दर्शन पर आकर के खड़ी है। और इसीलिए हम पूरी दुनिया के लीडर रहे, किस क्षेत्र में कमी रहे। हमारा सुश्रुत शल्य चिकित्सा का जनक इस देश में पैदा हुआ है, कौन नहीं जानता दुनिया में। उस शल्य चिकित्सा का जनक सुश्रुत हो, चाहे वो चरक आयुर्वेद का जन्मदाता चरक संहिता का चरक ऋषि हो, ये भास्कराचार्य, ये जो आर्यभट्ट, आखिर किस देश में पैदा हुए हैं, क्या किया है इन्होंने हमारे। यदि हम श्रृंखला का बौधायन से लेकर के और भास्कराचार्य और ऋषि कणाद से लेकर के देखेंगे, कैसे वैज्ञानिकों दुनिया को दिया है। आज भी वो चीज हमारे पास है, तभी तो आज जर्मनी जैसा देश भी 14 संस्कृत के विश्वविद्यालयों को करके उन ग्रंथों को पढ़ा रहा है। क्या है इनके अंदर, क्या है इन वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में। और इसलिए उसके अंदर जो ज्ञान और विज्ञान है, जो ये नई शिक्षा नीति है, वो उसी को बहुत बड़े फलक पर लाने के लिए है, जो जमीन पर खड़े होकर के विश्व के शिखर पर पहुंचेगी, जो जीवन मूल्यों की आधारशिला को पकड़ करके ये जो नई शिक्षा नीति है, ये नेशनल भी होगी, इंटरनेशनल भी होगी, ये इंटरैक्टिव भी होगी, ये इम्पैक्टफुल भी होगी और इंक्लूसिव भी होगी। ये इसमें सभी कुछ होगा और ये इक्विटी, क्वालिटी और एक्सेस, इन तीनों के आधारशिला पर खड़ी होगी। ये है नई शिक्षा नीति। मैं सोचता हूँ पूरा मैदान खाली किया हुआ है, दिया हुआ है छात्रों को भी। किसी भी विषय को पढ़ सकते हो, किसी भी विषय के साथ किसी भी विषय को पढ़ सकते हो। जब चाहे छोड़कर जाना चाहता है आपकी परिस्थिति, आप जाओ, लेकिन आपके वो 2 वर्ष भी खराब नहीं होंगे। यदि 4 वर्ष की आपका डिग्री का कोर्स है, लेकिन 2 वर्ष में आपने जाना पड़ रहा है, तो 2 साल आपका पैसा और आपका वक्त खत्म नहीं होगा। यदि आप 1 साल में छोड़ के जाना चाहते हैं तो आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल में छोड़ के जाते हैं तो आपको 1 साल में तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल में डिप्लोमा मिलेगा और 3 साल में आपको डिग्री मिलेगी। और यदि आप फिर लौट करके आना चाहते हैं और अपने भविष्य को और संवारना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आइए। वो क्रेडिट बैंक बनाया है, जहां आपने छोड़ दिया था वहीं से आप आगे बढ़िए। और अध्यापकों की दिशा में भी हमने जहां ज्ञान में बाहर की विदेशी फैकल्टियों को हम यहाँ आमंत्रित करते हैं, अब हमने ज्ञान प्लस कहा है। हमने कहा हमारे जो अध्यापक है वो सक्षम है, हमारे लीव प्रोग्राम भी हमने किया, आरपीट प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे जो अध्यापक हैं बहुत प्रखर है, हिंदुस्तान की धरती पर अध्यापक प्रखर रहा है, तभी तो हमारे उन छात्रों को आज पूरी दुनिया में लीडरशिप दे रहे हैं। दुनिया की बड़ी से बड़ी, ये कहते हैं अमेरिका की जो बड़ी से बड़ी कंपनियां, वहां तो सीईओ हमारी धरती से पैदा होने वाला, हमारे संस्थानों में पढ़ने वाला, आज चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो चाहे गूगल हो, सबके सीईओ बनकर के दुनिया को चला रहे हैं। हमारी धरती पर हमारा ऐसा नहीं कि हमारे स्तर कहीं कमी है। और इसलिए हमने जो ज्ञान प्लस है, हमारी फैकल्टी भी अब दुनिया में पढ़ाने के लिए जाएगी, पूरी पढ़ाएगी दुनिया को। और अभी हमने ये जो अंतरराष्ट्रीयकरण की दिशा में दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों को अपनी धरती पर आमंत्रित करने का, चुनिंदे विश्वविद्यालयों को आमंत्रित करने का, लेकिन वो हमारी शर्त पर यहाँ पर आएंगे
और हमारे जो शीर्ष विश्वविद्यालय वो दुनिया की धरती पर जाएंगे। हमारे पास हमने जहाँ स्टडी इन इंडिया शुरू किया है, जहाँ दुनिया के लोग अब हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, वहीं हमने अभी समय स्टे इन इंडिया यहाँ से लगभग 7 से 8 लाख बच्चे बाहर जाते हैं दुनिया में पढ़ने के लिए। हमारा पैसा और प्रतिभा दोनों बर्बाद हो जाती है। लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया जाता है प्रतिवर्ष हिंदुस्तान का, और जो प्रतिभाशाली है वो फिर लौट कर नहीं आता, उस देश की अर्थव्यवस्था में, उस देश की प्रगति में अपना योगदान देता है। आखिर भारत की धरती पर क्यों नहीं? हम विश्वास दिलाएंगे उस बच्चे को। स्टे इन इंडिया, हमारे इन संस्थानों में सक्षमता है, हमारे गुरुदेवों में, हमारे जो अध्यापक गण समर्थ हैं तुमको हर क्षेत्र की शिक्षा को देने के लिए। और इसलिए अध्यापक का जो प्रशिक्षण का होगा, ये जो अध्यापक को भी कैसे योद्धा की तरह हर क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाया जाएगा, ये भी इस शिक्षा नीति के तहत है। मैं समझता हूं ये ऐसा अवसर है जब शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ेंगे। जब मैं अभी टाइम्स रैंकिंग और क्यूज रैंकिंग की समीक्षा करता हूं और अपने संस्थानों को उसके साथ जोड़ता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे पास अभी अनुसंधान की कमी है, पेटेंट की कमी है। ये कमियों को, कोई ऐसी कमी नहीं जिसको हम भर नहीं सकते, भरेंगे ना, हम तेजी से भरेंगे। हम आज भी दुनिया के 127 देशों के साथ स्पार्क के तहत पारस्परिक अनुसंधान कर रहे हैं। हम स्टार्ट के तहत अंतर विषय शोध कर रहे हैं। हम इम्प्रिंट और इम्प्रेस के तहत जो है शोध और अनुसंधान कर रहे हैं। हम शोध और अनुसंधान में जो वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना कर रहे हैं इस नई शिक्षा नीति के तहत, जहाँ एक शोध की संस्कृति को हम खड़ा करेंगे और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। और इसलिए उसमें भी नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनाएंगे, जिसके तहत प्रौद्योगिकी में भी नवाचार के साथ हम विश्व के शिखर पर पहुंचेंगे। और इसलिए मैं आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूं। मेरा बहुत मन था कि मैं आपके विश्वविद्यालय में मैं आना चाहूंगा, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, क्योंकि आप देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। ऐसी फैकल्टी से भी मिलना चाहूंगा जिनके मन के अंदर जिजीविषा है, जिज्ञासा है, और जो कुछ देने की ललक को लेकर के अपने बच्चों को बहुत स्तर पर ऊपर उठा रहे हैं। मैं सभी से मिलने का मेरा मन रहेगा, मैं जरूर आऊंगा। लेकिन आज जो ये भवन का यहाँ पर आपने आज लोकार्पण किया है, मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ। राजकुमार जी, आप तो अभी मेरे पास हैं, वो आपको तो मैं चाय पिला करके भेजूंगा, लेकिन चाय पीने के लिए मैं वहाँ संस्थान में आऊंगा, सभी से मिलने का मेरी उत्सुकता होगी। और मीना जी, आपको मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपने जो जिस बात को कहा, इसकी जरूरत है, यही है लीडरशिप। हिंदुस्तान सब कुछ है, हिंदुस्तान के पास क्या नहीं है, हिंदुस्तान के पास इसी की जरूरत है। आपका मैंने देखा है, आपकी पुस्तक को मैंने देखा है, आपने जिस नए सिरे से और अभी जैसे जमुना जी ने जिस बात को कहा है, इसी की जरूरत है। ये रोने वाले लोग कभी बढ़ नहीं सकते हैं, जो अपनी कमजोरियों की केवल चर्चा करने वाले लोग कभी मार्गदर्शन नहीं दे सकते हैं। हर चुनौती का मुकाबला करके और आगे बढ़ने वाले लोग परिवर्तन की दिशा में कदम रखते हैं, परिवर्तन होते हैं। मैं समझता हूं कि जो मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो नए स्वर्णिम भारत की जो कल्पना की है, और जो स्वच्छ भारत होगा, समृद्ध भारत, वो सशक्त होगा, श्रेष्ठ होगा, एक होगा, आत्मनिर्भर होगा, उस भारत की आधारशिला ये नई शिक्षा नीति बनेगी। और निश्चित रूप में चाहे हम मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंड अप, इसके रास्ते से होकर के हम आगे बढ़ेंगे। सब कुछ है हमारे पास। 25 वर्षों तक तो ये युवा देश रहने वाला है। सारे देश में केवल यंग इंडिया हमारा रहने वाला है। कुछ भी कर सकते हैं हम, लेकिन उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। हर व्यक्ति को तैयार होना पड़ेगा। हर व्यक्ति को अपना एक एक मिनट का बताना पड़ेगा, प्रमाण देना पड़ेगा, मैं भी कर सकता हूं। और जब एक बार परिवेश बनता है, मैं देख रहा हूं पूरे देश के अंदर अद्भुत वातावरण है। नई शिक्षा नीति पर ये पहली नीति है जिस पर 97% लोगों का एक साथ समर्थन मिला। और आज चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे वो मॉरिशस हो, और चाहे वो अरब अमीरात हो, तमाम देश हमसे हमारी शिक्षा नीति पर चर्चा कर रहे हैं। अपनी यहाँ भी हम लागू करना चाहते हैं। इस नई शिक्षा नीति की खुशबू पूरी दुनिया तक जाएगी, ये हर क्षेत्र में बढ़ेगा। और इसलिए ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा की भी बात की है, ये भी हमारा आधार है।
इसको भी लेके जाएंगे। हम पीछे को वर्तमान से जोड़ेंगे और वर्तमान को पूरी दुनिया में लेकर के नवाचार और नए अनुसंधान के साथ शिखर पर पहुंचेंगे। और उसके लिए मेरे जो अध्यापकगण है निश्चित एक योद्धा की भूमिका निभाएंगे, क्योंकि आप इसे होकर के गुजरता है ये पूरा रास्ता। और चाणक्य यदि नहीं होते तो चंद्रगुप्त भी पैदा नहीं हो सकते थे। और इसलिए मुझे भरोसा है कि आज पूरा देश का मानस पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ है। और आप पंजाब तो वैसे भी गौरवशाली धरती रही है, उसका अलग इतिहास रहा है। और इस विश्वविद्यालय ने जो अपने जितना समय अपने जीवन काल में निश्चित रूप में एक बड़ा आधार स्थापित किया है। मैं एक बार फिर विश्वविद्यालय के सभी पारिवारिक जन को और विशेष करके जिनको ये आज भवन जिनको मिला है, जिनको अर्पित हुआ है, इस विभाग के जितने भी हमारे लोग हैं और विश्वविद्यालय के जितने हमारे डीन्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, हमारे पूरे फैकल्टी है, शिक्षणेतर कर्मचारी गण हैं, अधिकारी गण हैं और पंजाब की जनता को। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस विश्वविद्यालय में लगभग 30-40 राज्यों के बच्चे भी पढ़ने आते हैं। तो ये आपकी खुशबू है, ये आपकी ताकत है कि कोई भी आपके विश्वविद्यालय में आना चाहता है, पढ़ना चाहता है। ये गरिमा जो आपने बनाई हुई है वो अचानक नहीं बनी है, ये आपके समर्पण का प्रमाण है। और इसकी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, विशेष करके अध्यापकगण को ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ। मेरी शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद मंत्री जी। मैं पंजाब विश्वविद्यालय की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी लीडरशिप में आपसे कदम से कदम मिलाकर ये विश्वविद्यालय चलेगा। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पंजाब विश्वविद्यालय की और भी बढ़ जाती है जब हम कहते हैं कि ये आजकल के भारत में चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो इसलिए, और ये भारत की पार्टीशन के साथ इस विश्वविद्यालय की भी पार्टीशन हुई थी, सो इसलिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सो हमारा विश्वास है कि ये विश्वविद्यालय आपसे कदम से कदम मिलाकर चलेगा। इसके साथ ही मैं आचार्य श्री विवेक रंजन सिन्हा जी, डीन अनुसंधान पंजाब विश्वविद्यालय को धन्यवाद प्रस्ताव के लिए आमंत्रित करता हूं। It is my proud privilege to propose a vote of thanks on this occasion. I, on behalf of Punjab University and from behalf of our worthy Vice Chancellor, Sir, DY, Sir, Organizing Committee, and on my own behalf, extend a very hearty and great gratitude to the Honorable Minister Ramesh Pokhriyal ji. I am really thankful to you, sir, for your words of wisdom and for sparing your time from your busy schedule for gracing this virtual inaugural session for the Human Resource Development Center, which is situated in the South Campus of Sector 25, Punjab University. I also thanks to the Ministry of Education for providing funds under RUSA for construction of this much needed HRDC building. My sincere thanks are due to Professor Neena Hariharan, Center of Health Psychology, University of Hyderabad, and Professor D. Jamuna, Vice Chancellor, Shri Padmavati University, to be present in this occasion with us. My special thanks are due to Rajesh ji and Akshita Bahuguna ji from MHRD for their support in organizing this particular event. Further, I express my gratitude to our Vice Chancellor, Sir, Professor Rajkumar ji, Professor R.K. Singla ji, Dean University Instruction, for being with us and motivating us throughout this journey. An event like this cannot happen overnight. It requires meticulous planning. We have been fortunate enough to be backed by a team of very motivated and dedicated colleagues like Dr.
S.K. Tomar, Dr. Jayanti Datta, Dr. Harish, Dr. Prashant Gautam, Dr. Sukhwinder Singh, Dr. Naveen, Professor Pramila Pathak, and the technical staff of the Punjab University, and they deserve the special thanks for successful conduction of this particular function. I also extend my thanks to all chairperson, directors, invited guests, faculty colleagues, alumni, and students for joining this event. I cannot thank everyone enough for their involvement and their willingness to take on the completion of tasks beyond their comfort zone. Once again, I thank for being with us this evening, sir. It has been a great pleasure and motivation, and your words of wisdom, we assure you that it will be followed in totality in the Punjab University. Jai Hind, sir. अब मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल।